Assalamu everyone, मेरे साथ शहरोज जमान है and you're watching our very own YouTube channel which is मौके पे चौका। हमने इसको लॉन्च कर दिया था लास्ट सेशन में as you know और purpose of this show is to discuss cricket at the moment but हम इस पे और भी interesting चीजें आपके साथ शेयर करेंगे since I am in Pakistan and Shehroz is in Australia। तो काफी आपके साथ exciting stuff शेयर करने का मौका मिलेगा especially for the youth and they are basically उनके जो interesting जो topics होते हैं उनके matters of interest जो होते हैं उनको हम touch upon करेंगे। तो without further delay हम शेरोज को welcome कहते हैं। welcome शेरोज। well, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल फिटफाट, हम बिल्कुल खैरियत से हैं यहाँ पे। अच्छा शेरोज, आज का मकसद आपसे थोड़ी सी डिस्कशन ये करनी थी कि आज मैं पढ़ भी रहा था न्यूज में कि वर्नॉन फिलैंडर जो हमारे बॉलिंग कंसल्टेंट होंगे फॉर द पाकिस्तान मेंस टीम इन द T20 वर्ल्ड कप, वो 2 दिन बाद टीम को पाकिस्तान में ज्वाइन कर रहे हैं विच इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। और जो हमारे बैटिंग कंसल्टेंट है मैथ्यू हिडन, हु इज अ रिनाउंड स्टार फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो उनके ओपनर हुआ करते थे, 2003 विनिंग स्क्वाड में भी शामिल थे और उन्होंने काफी ऑस्ट्रेलिया को फतूहात दिलाई। वो हमें हमारी टीम को यूएई में ज्वाइन करेंगे और इसके साथ ऑब्वियसली यू नो कि एक हेड कोच भी अपॉइंट होगा जो कि अभी तक एक्सपेक्टेड है कि जो कि पाकिस्तान से होगा। प्रॉब्ली दैट विल बी सकलैन मुश्ताक, और अभी तक तो कोई लाइनअप में और नजर नहीं आ रहा। तो आपसे ये डिस्कस करना था कि कैसे आप न्यू चेयरमैन की इन चॉइसेस को आप कैसे देखते हैं और कोई क्या बेनिफिट आप देख रहे हैं एक स्पेशली एक फॉरेन बॉलिंग कंसल्टेंट का पाकिस्तान टीम के साथ एसोसिएट होना, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कोचेस देखे वो मेजरली हेड कोचेस थे फॉरेन, सिवाय जेफ लॉसन के जो कि हेड कोच भी थे और अपने टाइम के वो फास्ट बॉलर भी थे। तो काइंडली आप बताएं इस चॉइसेस के बारे में। अच्छा था, जैसे तो बात की आपने वर्नन फिलैंडर की, तो उनको तो समझे हमने अपने बचपन से देखा भी है खेलते हुए। काफी अच्छे बॉलर रह चुके हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम। तो उनका मैं आज भी रिकॉर्ड देख रहा था, तो उनकी टेस्ट मैच में बैटिंग एवरेज भी 24 है और बॉलिंग एवरेज भी अराउंड 23-22 है। ओडीआईज उन्होंने कम खेले हैं, 30 ओडीआईज हैं जिनमें उनकी 22 की एवरेज है, क्योंकि ओडीआई में साउथ अफ्रीका के पास बहुत अच्छे बॉलर्स मौजूद थे जो कि उनकी जगह नहीं बन सकी। पर वैसे वर्नन का टेस्ट मैच का रिकॉर्ड मुझे याद है, सिडनी में हो जाए या कहीं साउथ अफ्रीकन पिचेस पे तो अच्छी बॉलिंग करते ही थे, पर और जगह भी वो अच्छी बॉलिंग करते थे, क्योंकि वो वैसे ही बॉलर हैं जैसे हमारे पास मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद आसिफ, ये बॉलर रहे थे। मतलब थोड़ी सी स्विंग, इतनी पेस नहीं थी मैकग्रा जैसी, पर लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी थी। सो डू यू तो थिंक वो T20 फॉर्मेट को लेके इफेक्टिव होंगे अगर उनके स्टार्ट्स टेस्ट मैचेस के लिहाज से अच्छे? यार आप अगर देखें तो T20 के अंदर भी आपको लाइन एंड लेंथ बहुत जरूरी है। देखिए आप पेस, आपका हारिस रऊफ भी करवा रहा है पेस के अंदर, पर उससे आपको अब फिलहाल कोई एडवांटेज पाकिस्तान को ऐसा नहीं हुआ कि उन्हें कोई विनिंग मैचेस जीते हों। हमें उन्होंने कुछ ऐसे विन्स पाकिस्तान के लिए नहीं दिलवाई, तो इसलिए लाइन एंड लेंथ बड़ी जरूरी है। और हमारे जैसे यंग फास्ट बॉलर जैसे नसीम शाह हो गए, जो कि अभी सिलेक्टेड तो नहीं है, पर शाहीन अफरीदी तो खैर एक टॉप टियर के बॉलर बन ही चुके हैं। पर जैसे मोहम्मद अजदैन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, इनको ये बताना पड़ेगा कि यार सिर्फ पेस मैटर नहीं करती। अगर आप भुवनेश्वर को देख लें, वो बॉलिंग से 135 130 पे करता है, पर उसकी वो जो स्विंग होती है बॉल या जिस जगह पे वो पिच करता है वो बहुत इफेक्टिव है बैट्समैन के लिए। तो वर्नन इस चीज में बहुत काम करेंगे। तो ठीक है, वो पेस तो जितने पाकिस्तानी बॉलर्स की है वो रहेगी, पर जो लाइन एंड लेंथ वो बताएंगे, मतलब वो पिच मैप बताएंगे पूरे पाकिस्तानी बॉलर्स को। स्पेशली आप देखें हमारे डेथ ओवर्स के अंदर हमसे यॉर्कर्स होते ही नहीं है। हम हारिस रऊफ को इसे लाए थे कि हमें यॉर्कर कोई, हमें कहा था भाई यॉर्कर स्पेशलिस्ट हमें मिल चुका है, पर उनसे भी मैंने ऐसा कोई नहीं। वो लियाम लिविंगस्टोन को भी उन्होंने फुल पिच बॉलिंग की, उन्होंने उठा उठा के मतलब ग्राउंड से बाहर उनकी बॉल्स फेंकी। तो वर्नन की इंक्लूजन बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वर्नन खुद पाकिस्तान आ रहे हैं, मतलब वर्ल्ड कप जी T20 पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, लड़कों को ज्वाइन कर रहे हैं, और जी खुद देखेंगे लड़कों को और प्रिपेयर कर सकेंगे। जी। जहां तक मैथ्यू हेडन का मैथ्यू पे आता मैं हूँ उससे पहले एक आपसे सवाल ये था कि डोंट यू थिंक के वर्नन से बेहतर हमारे लिए एक अच्छी चॉइस थे जो T20 स्पेशलिस्ट हैं
और हमारे बहुत उनकी सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए, मिस्टर उमर गुल, वो कैसी चॉइस थे एज ए कोच? हाँ, ये मैं रमीज राजा का पॉइंट को मैं सेकंड कर सकता हूँ कि वर्नॉन का कोचिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है। दूसरा, वर्नॉन के व्यूज पाकिस्तान टीम को लेके ये कि व्हेन दे आर एट द टॉप दे आर अनबीटेबल, लेकिन जब पाकिस्तान डाउन होता है तो पाकिस्तान के पास बैकअप प्लान नहीं होता कि कैसे अपने आप को रिवाइव करना है, कैसे खड़े होना है। ये वर्नॉन के कुछ व्यूज हैं जो कि कभी मेरे ख्याल से मैंने किसी शो में सुने हैं या उनको कोई कोट कर रहा था। लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखा है कि उमर गुल ने स्पेशली T20 वर्ल्ड कप 2009 में, 2007 में, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जो स्पेशली T20 फॉर्मेट्स को लेके, और इंग्लैंड में बड़ी अच्छी डेथ बॉलिंग, रिवर्स स्विंग, इस तरह की जो एक्सपर्टीज है उमर गुल की, स्पेशली डेथ बॉलिंग को लेके। और फिर अभी मैं पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था कि वो कैसे लीगल तरीके से बॉल को बनाते थे। तो उनकी एक्सपर्टीज से क्या हमारे यंग फास्ट बॉलर्स फायदा नहीं उठा सकते थे? या आप समझते हैं कि वो गेम अवेयरनेस को लेके और थोड़ा सा ये कि एग्रेशन को लेके थोड़ा सा अभी उनको और एक्सपोजर की जरूरत है? यार देखिए, उमर गुल पहले तो पिछले सीजन में मैं उन्हें देख रहा था कि बलोचिस्तान के साथ वो कोचिंग कर रहे थे। इस दफा तो उनको मौका नहीं दिया गया। आई डोंट कोयटा नो व्हाई। ग्लैडिएटर्स के साथ भी, कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जो बलोचिस्तान की भी उन्होंने टीम को की थी और काफी अच्छी कोचिंग की थी। पर आई गेस उमर गुल को अभी लाना इस स्टेज के ऊपर, अभी वो देखें कोचिंग के लिहाज से ही इज वेरी यंग। ही वाज अ वेरी गुड बॉलर फॉर पाकिस्तान, बट स्टिल ही इज वेरी यंग फॉर दैट रोल ना, कि कोचिंग के लिए उनको भी टाइम चाहिए। सही तो है, मतलब उनको टाइम चाहिए, थोड़ा उनको मैच्योर होना चाहिए एज अ कोच भी, क्योंकि आप देखें एक्सपोजर की आप। जरूरत है। हाँ, मतलब वो कोचिंग कोर्सेज करें अपने, जो बाकी लोग करते हैं, जिससे प्रोसेस से गुजरते हैं। आपने देखें, आपने वकार यूनुस से बड़ा पाकिस्तान के अंदर बॉलर नहीं है वसीम अकरम के बाद, या वसीम अकरम के लेवल का ही। तो आपने उनको, मेरा ख्याल है मैंने और आपने ही उनको 3-4 दफा देख चुके हैं वकार यूनुस को, डिफरेंट सेटअप के साथ, टीम के साथ। हर एक साल बाद वो वापस आते ही आते हैं। पर क्या वकार यूनुस ने कोई बॉलर प्रोड्यूस किए? आई गेस शाहीन अफरीदी भी PSL की दरियाफ्त है, थैंक्स टू लाहौर, के उन्होंने शाहीन लाए, हारिस रऊफ लाए। तो वकार यूनुस अलग उमर गुल से बहुत अच्छे बॉलर हैं, पर उन्होंने क्या किया? मसला सिर्फ ये है, मैं फॉरेन कोचेस के इसलिए, मतलब जो रमीज आजा ने कहा है कि इसलिए हक में हूँ कि यार बात सिंपल सी है कि वकार यूनुस के रिलेटेड भी बहुत सारे प्लेयर्स भी ये कहते थे, और लोग लोग भी यही कहते थे कि वो अपने आप को खुद भी अभी तक स्टार समझते हैं। चले, वो तो है, उनका एक ओपिनियन है, वो तो जब हम बॉलिंग कोच को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। बॉलिंग के ऊपर मैं यही कहूंगा कि यार वर्नन का क्योंकि एक्सपीरियंस है, देखें कोचिंग के अंदर उन्होंने अपने साउथ अफ्रीकन लीग्स के अंदर भी कोचिंग की है। उमर गुल ने भी एक ही सीजन लगाया कोयटा के साथ, और वो भी वो कोयटा जीत नहीं सकी। अभी उमर गुल को 1-2 सीजन और दें, और अगर वो सही है। कोयटा से कोई एक बॉलर भी प्रोड्यूस करते हैं, तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि यार अब नाउ नाउ इज द टाइम कि उमर गुल को। और दूसरी बात मुझे लगता है कि उमर गुल को चाहिए कि यार नेशनल एकेडमी में या अंडर 16, अंडर 15 इन बच्चों को ट्रेन करें जाके, क्योंकि हाईएस्ट लेवल के ऊपर आपको ऐसा कोचिंग नहीं चाहिए होती, आपको माइंडसेट चाहिए होता है, ठीक है, जो ठीक कि है। हमेशा से पाकिस्तानियों का माइंडसेट हमेशा से वीक रहा है। ऑल्दो गेम अगर टैलेंट वाइज देखा जाए, टैलेंट हमारे पास बहुत अच्छा है, पर माइंडसेट की गेम में आप मैथ्यू हेडन को क्यों ला रहे हैं? वो हम्म। खैर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, पर माइंडसेट एक वर्नन फिलेंडर बनाएगा हमारे बॉलर्स का, जो कि मुझे लगता है इस इवेंट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, और हम फ्यूचर सेशन में ये बात कर लेंगे। वैसे तो वकार भाई ने कोट किया है कि जी नसीम शाह को मैंने ग्रूम किया है, वो बड़े यंग और रॉ आए थे, तो उसके बाद फिर टेस्ट मैच की बॉलिंग उनको सिखाने में, फिर मोहम्मद मूसा की बॉलिंग का वो अपने पे क्रेडिट लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने हारिस के साथ भी काम किया है, लेकिन ऑब्वियसली हारिस PSL की दरियाफ्त है, शाहीन शाह अफरीदी भी। नसीम शाह ये कि वो PSL से पहले ही दरियाफ्त हो गए, तो डोमेस्टिक सर्किट में एज समवन हु कुड बॉल रियली फास्ट, और अभी माशाल्लाह वो रिवाइव हो रहे हैं दोबारा से। तो वो मतलब अपनी इंजरी के बाद, बैक इंजरी के बाद। लेकिन चलिए इंशाल्लाह हम इस सब्जेक्ट को भी हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पाकिस्तानी बॉलिंग कोचेज रहे हैं उसमें मोहम्मद अकरम रहे हैं, वकार यूनुस रहे हैं, इसके अलावा अजहर महमूद रहे हैं। तो इनकी क्या रोल्स थे, इनकी क्या सर्विसेज थी, और इनकी आपस में परफॉर्मेंस कैसी थी, इंशाल्लाह इस पे सेशन करेंगे। अच्छा शेरोज, एज फार एज द बैटिंग कंसल्टेंट इज कंसर्न, पहले तो मुझे लग रहा था कि शायद मैथ्यू हेडन विल बी आवर हेड कोच, फिर थोड़ी क्लैरिटी आई, फिर पता चला यार कि तो आपने बताया कि वो हेड कोच नहीं है, मैं तो यही समझ रहा था कि अगर हेड कोच
हाँ बड़ी खराब बात है कि वो अभी तक आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। हाँ, अगर तुमको लेकिन वो हेड कोच नहीं है, वो कंफर्म हुआ है कि वो बैटिंग कंसल्टेंट है, इसीलिए इन दोनों कोचेस के साथ एक हेड कोच पाकिस्तानी लगाया जाएगा, जो कि शायद अभी तक उस कंटेंशन में सकलैन मुश्ताक ही हैं। तो मैथ्यू हेडन की बात करना चाह रहा था कि एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता था ऑस्ट्रेलिया का, और 2003 के वर्ल्ड कप में तो इन्होंने कमाल कर दिया। तो उससे पहले भी ऑब्वियसली वो ऑस्ट्रेलियन टीम का पार्ट थे, और वो 2007 के T20 वर्ल्ड कप तक भी खेलते रहे। तो जहां तक ये बात है, मैं तो नहीं इस बात में बिलीव करता कि जी वो T20 वर्ल्ड कप उतना T20 फॉर्मेट इतना मेच्योर नहीं हुआ था जब मैथ्यू हेडन आ गया था, तो आपने उनको कैसे लगा दिया, ये नहीं। वो मुंसलिक रहे एज कमेंटेटर भी वो दुनिया की लीग्स के साथ, और ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के सेटअप को, जो कि एक टेस्ट केस है, केस स्टडी है तमाम क्रिकेटिंग नेशंस के लिए, उसके साथ भी वो मुंसलिक रहे हैं। तो इस चॉइस को आप कैसे देखते हैं? मेरे अपने पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत पॉजिटिव चॉइस है, लेकिन लड़कों को सही तगड़ा होना पड़ेगा मैथ्यू हेडन के साथ बेसिकली उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट्री भी देखी है द टेस्ट नेटफ्लिक्स पे रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, तो जस्टिन लैंगर was very motivated, very passionate, and he was very friendly with the boys. But जब काम लेने की बारी थी तो वो काम लेके दिखा रहे थे। मतलब वो देखें, विन और लॉस तो ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन वो बॉयज को लड़वा रहे थे ग्राउंड में। वो एसेंस, वो जो एक चाहिए था दोबारा से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को खड़े होने के लिए, डाउन एंड आउट, और उसके बाद अपने जो जितने स्टेक्स हाई थे उसमें एक लड़ने के लिए, वो जस्टिन लैंगर ने बड़ा जबरदस्त काम किया। एंड उसके लिए सिर्फ जस्टिन लैंगर वाज नॉट द ओनली गाय। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने इंश्योर किया, आप बेहतर बता सकते हैं, कि शुरू की सीरीज के लिए एडम गिलक्रिस्ट वाज इन द ड्रेसिंग रूम, रिकी पॉन्टिंग वाज इन द ड्रेसिंग रूम, और भी ऑस्ट्रेलियन ग्रेट्स वर पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। ब्रैड हैडन वाज पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। सो मैथ्यू हेडन इज आल्सो अ बिग नेम amongst the same stars, perhaps equivalent to their stature, जिनकी मैंने नाम लिए। तो ये चॉइस आपको कैसी लग रही है? यार फॉर मी मैथ्यू हेडन इज वेरी 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 गुड चॉइस। मतलब कि रमीज आजा ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया कि हमारी बॉलिंग तो फिर भी चल जाती है, जितने मर्जी हम नीचे गिरे हम बॉलिंग से कम बैक कर जाते हैं, पर हम असल में बैटिंग से कम बैक नहीं कर सकते। और अगर आपने मैथ्यू हेडन के टाइम में हमने जितनी भी क्रिकेट देखी है, क्योंकि 2007 का वर्ल्ड कप भी जो था उसमें भी इन्होंने ओपनिंग कर रहे थे, 50 ओवर हो या T20 वर्ल्ड कप हो, एडम गिलक्रिस्ट के साथ। तो बड़े एग्रेसिव नेचर के ये खुद भी हैं, जो इनकी शॉट्स होती थी मतलब डाउन द पिच आके, और वो छक्का लगाते थे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की तरफ। तो यार माइंडसेट के लिहाज से तो बड़ा ही अच्छी रमीज आजा की सोच है कि यार हम मैथ्यू हेडन को लाएंगे तो थोड़ा लड़कों का माइंडसेट चेंज होगा, बाबर आजम का शायद थोड़ा माइंडसेट चेंज हो, कैसे खेलना है, किस सिचुएशन से निकलना है आपको। नीचे के जो प्लेयर्स हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी होती थी अगर वो गिरती भी थी उनके 9th नंबर तक वो लड़ते रहते थे, वो कभी फाइट छोड़ते नहीं थे। तो इस लिहाज से बड़ी अच्छी। बस सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि टीम को थोड़ा सा ये लेट ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था। लेकिन जो आपके जस्टिन लैंगर हैं उनको एक टाइम फ्रेम दिया हुआ था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, यार आपके टाइम आपको 2 साल हम देते हैं, आपके पास ये टीम है तो आपने इसको चलाना है। तो वो इसलिए वो पैशनेटली उन्होंने अपने आप को भी 2 साल में मनवाना था। तो प्रॉब्लम ये कि अगर आपने मैथ्यू हेडन को लाना भी था ना, तो आप उनको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, ये कि हमने आपको रखा यार इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि यार आपने सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो यार वो सिर्फ इवेंट ऑर्गेनाइज ताकि अपनी कोशिशें करेगा, और वो कहेगा यार किसी तरह आपका इवेंट बस निकले। तो वो जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि मतलब जस्टिन लैंगर बहुत पैशनेट थे सकलैन मुश्ताक का, और इसी वजह से अगर उन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए रखे, मैं शुक्र है इस चीज का कि भाई उन्होंने सकलैन मुश्ताक को अगर वो हेड कोच बनाए तो वो भी एक अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि इंग्लैंड भी विनिंग जब वो 50 ओवर वर्ल्ड कप अभी जीते हैं 19 में, तब सकलैन मुश्ताक भी उनके साथ थे, आपको अगर याद हो। अच्छा, बिल्कुल। डिपार्टमेंट के कोच थे, ट्रेवर बेली हेड कोच थे, पर सकलैन मुश्ताक भी उनके साथ थे ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो मतलब सकलैन की कोचिंग रोल के अंदर उनके पास एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी है कोचिंग के अंदर, तो इसी हेड कोच उनका होना अच्छी बात है। पर मैथ्यू हेडन को थोड़ा सा लंबा टाइम देना चाहिए था। मुझे लगता है अगर इनको लंबा टाइम दिया जाता, इनको सही पे किया जाता, तो मेरा ख्याल है ये आईपीएल से पहले ही हमारे पास आ चुके होते। पे का तो शेरोज, ये पे का तो ये कि पार्टनरशिप की गई है एक मेन स्ट्रीम बैंक के साथ कि वो उनकी फीस देंगे, लेकिन
मुझे इसमें पीसीबी से ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट टाइमलाइंस नजर आ रही हैं मैथ्यू हिडन की। कि देखिए ठीक है, रमीज राजा की एक थोड़ी सी पॉलिसी है कि वो अभी तक इस प्लान को भी थोड़ा सा टेस्ट करना चाह रहे हैं कि सीरीज टू सीरीज, टूर्नामेंट्स टू टूर्नामेंट्स हम कोचेस लाएं। चलें, वो एक चीज को ट्राई कर रहे हैं, शायद वो सक्सेसफुल हो, शायद वो ना हो। लेकिन अगर आपने किसी को T20 वर्ल्ड कप के लिए अपॉइंट कर ही लिया है, तो व्हाई इज ही नॉट ज्वाइनिंग द टीम prior to the at least 2 weeks prior to the World Cup और 3 weeks prior to the World Cup? क्योंकि देखिए, you cannot expect कि आप इंटरनेशनल टीम्स आ रही हैं, उनका कोचिंग पैनल उनके साथ चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी का अभी रिसेंटली कोई बहुत रिसेंटली अपॉइंट हुआ है एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल, और देखिए एग्जैक्टली जब आप किसी को कोच अगर आप बनाते हैं ना, आप उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं कि यार अगर हमारी टीम यहाँ से यूं पा रहे तो इट्स ऑन यू। पर मैथ्यू हिडन आई डोंट थिंक सो कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि बेशक आपकी टीम ग्रुप स्टेज से भी बाहर क्योंकि हो वो चुकी हेड कोच नहीं है। हाँ, आई ओनली गॉट 15 डेज विद पाकिस्तानी टीम, हाँ, तो मैं तो इतना कर सकता था। आई वाज ओनली हियर फॉर टू चेंज देयर माइंडसेट, दैट्स इट। वो कोई जाके लड़कों को टेक्निक 15 दिनों के अंदर आपको कोई आपका बैट अगर टेढ़ा जा रहा है तो आपके बैट को सीधा नहीं कर सकते। वो मैक्सिमम बता सकते हैं कि यार पावर प्ले है, पावर प्ले के अंदर आपने पहले 6 ओवरों में 50 रन करने हैं, विकेट कोई नहीं देनी, ठीक है। वो प्लानिंग कर सकते हैं मैक्सिमम। बस फायदा ये होगा कि यार वो आईपीएल फॉलो कर रहे हैं, आईपीएल के अंदर है, तो उन्हें पिचेस का पता होगा कम से कम। एक चीज ये एडवांटेज हमारे पास होगा, पर इससे ज्यादा आई गेस मुझे लगता था कि और भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल थी पीसीबी के पास, मतलब जिनको बैटिंग एज अ कंसल्टेंट भी देखा जा सकता था, जो कि कम से कम टीम को पहला कोई बूट कैंप हमारा लग जाता लाहौर हाँ, के अंदर ही सही कह रहे हैं। साथ। वो नहीं तो कम से कम वो कोच आके हमारा नेशनल T20 फॉलो करता, कुछ लड़के देखता कि यार क्या पता कोई नया हाँ, लड़का वो ट्राई एब्सोल्युटली, करता, यार एब्सोल्युटली, ये है और मैंने इसको यूएई में खिलाना है, मैं खिला बिल्कुल, सकता बिल्कुल, हूँ। बिल्कुल, अब बिल्कुल। मैं को तो आप पूरी एक टीम बना के दे देंगे, उसको टीम का पता भी नहीं होगा, शायद उसको कुछ लड़कों के नाम भी नहीं पता हो हमारे, क्योंकि वो लोग शायद फॉलो भी ना कर रहे हो जैसे हमारी पाकिस्तान की टीम चल रही है। तो आप उसको टीम दे देंगे, वो 15 दिनों में सिर्फ यार माइंडसेट ही चेंज कर सकता है। आप उसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकते यार हेडन की गलती है, ठीक है, ये हाँ, नहीं नहीं कह कह सकते। सकते, नहीं कह सकते, लेकिन लेकिन ये था कि फिर इनको थोड़ा सा वाइजली फिर देखना चाहिए था उसका स्केड्यूल। और दूसरी एक ये बात थी कि जब आप हेड कोच, सबसे वाइज देखिए यही होता है कि 2 सालों के साथ मिसबा और वकार जो है वो चलते हुए आ रहे थे 2 साल से टीम के साथ, उनको पता था। कम से कम आप उनके ऊपर एक और टेस्ट डालते, उनको ट्राई करते, ठीक है, फेल होते हो जाते, उनका चैप्टर एंड हो जाता, ठीक है ना। अभी इन बिटवीन अब पता नहीं पीसीबी ने या जैसे उनकी तरफ से आ रहा है कि यार हमें पता लग गया था, हमने बाहर जाना ही है, तो हम खुद ही अपना रेजिग्नेशन दे हाँ, दें। उन्होंने तो तो चले, वो तो एक सेपरेट है कि उन्होंने तो खुद ही रिजाइन कर दिया, तो वो हमारे पास एक ऑप्शन नहीं बची। पीसीबी कुछ ऐसे इनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उन्हें कहते हैं नहीं यार आपकी टीम थी 2 सालों से, इनको आपने ही खिलाना है क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है 2 सालों के अंदर। तो अब इसके अंदर वर्नन फ्लेंडर तो अच्छा है, चलो वो आ रहा है, पर मैथ्यू हेडन के ऊपर मुझे कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो कुछ बैट्समैन को दूसरा ऐसा शेरोज, बना अगर वो हेड कोच होते तो माइंडसेट ज्यादा बेहतर तरीके से चेंज कर पाते। अभी वो सिर्फ बैट्समैन के साथ एक लिमिटेड रोल में रहेंगे। वो टीम को ये नहीं जाके बताएंगे कि भाई हमारी विनिंग अप्रोच एज अ टीम क्या होनी चाहिए। वो अभी भी वो रिमोट कंट्रोल सकलैन या जो भी पाकिस्तानी कोच है उसके हाथ में होगा। आप एग्जैक्टली, तो वही आप मैथ्यू हेडन को कहते हैं यार 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है हेडन, आपने इनके अंदर ऑस्ट्रेलियंस का डीएनए डालना है, और अभी का डीएनए नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया 90s और अर्ली 2010 हाँ, और 2000 क्रिकेट खेल रही थी, आपने वो वाला डीएनए इनके अंदर इंजेक्ट करना है, और ठीक है। वो कर सकते हैं। उनकी मेंटेलिटी है एज अ फाइटर की हेडन की भी, तो ये फाइट करते हैं ये लोग। पर आप उसे वर्ल्ड कप के अंदर बहुत शॉर्ट टेन्योर के लिए ला रहे हैं, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रहे ये अच्छा डिसीजन, रहे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने ऊपर। पर खैर हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते अगर ब्लेम नहीं कर मतलब सकते, बैट्समैन, हाँ जी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी कोचिंग के रोल को लेके हुई। और अब देखते हैं कि अब इसमें हम फर्दर, जैसे ही हमें अनाउंस होता है कि पाकिस्तान टीम का हेड कोच फॉर द T20 वर्ल्ड कप कौन होगा, तो हम उसके प्रोफाइल को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वो आपने कहा कि सकलैन है, पर मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर सकलैन है तो ही विल बी अ गुड चॉइस, पर लेट्स सी। जी, असल में शेरोज कंटेंशन में अभी तक सकलैन है, और जो डायरेक्टर की पोजीशन है उनमें कंटेंशन में मोहम्मद अकरम का नाम आ रहा है। तो अभी तक तो यही सिचुएशन नजर आ रही है। अगर इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं तो ऑब्वियसली हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। सो अच्छी रही आपके साथ, एक बड़ी हेल्दी प्रोडक्टिव डिस्कशन थी कोचिंग रोल्स को लेके। ऑब्वियसली आप उधर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट भी फॉलो करते हैं, तो आप में ये जो फॉरेन कोचेज हैं उनकी
प्रोफाइल को भी आप बेहतर तरीके से उस पर कॉमेंट कर सकते थे। तो हम लुकिंग फॉरवर्ड, हम फ्यूचर सेशन में और भी चीजों पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी। सो टिल देन व्यूअर्स के लिए है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। वी आर रिलेटिवली वेरी न्यू इन दिस फील्ड, और हमने ट्राई किया कि हम अपने पैशन को किसी तरह ट्राई चल रहा है, हमें कुछ पता नहीं है कि YouTube काम भी कैसा करता है। हम बिल्कुल अभी सीख ही रहे हैं। अभी जब सीख तक रहे हैं। हमसे हो सकता है वीडियोस आपको ला के देते रहेंगे, और सिर्फ क्रिकेट नहीं, इंशाल्लाह होपफुली some other topics as well, as Taha is an engineer and working in प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान, तो उससे रिलेटेड भी तहा से बातचीत होगी, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ उससे भी रिलेटेड होगी। तो खैर ये वर्ल्ड कप चल रहा है, तो होपफुली हमारा फिलहाल का टारगेट वर्ल्ड कप ही है, तो इसके बाद इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे कैसे प्लान। बिल्कुल। So that's all from our side, and keep following us, keep subscribing the channel, and till then, Allah Hafiz.